नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा होते ही देश भर के कई राज्यों में छात्रों और नौजवानों के द्वारा उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब इसी कड़ी में राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई हैं। उनका भी विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जारी है। सोमवार को राजधानी रांची में भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपांकर भट्टाचार्य ने जमकर केंद्र सरकार को कोसते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए इस वीडियो में। दिवस है। जिस तरह से तीस्ता सेतलवाद और आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी हुई, तो हमें लगता है कि पूरे देश के लिए एक बहुत खतरनाक मोड़ पर हम खड़े हैं। 2002 में गुजरात में बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ था। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे, लोग बेघर हुए थे और पूरी दुनिया को मालूम है कि गुजरात के जनसंहार पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए जो न्याय की मुहिम पूरे देश में चली, तीस्ता सेतलवाद उस मुहिम की अगुवाई करने वाली शख्सियत है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से न्याय के लिए जो संघर्ष है इसको एक अपराध मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सेतलवाद या उस समय के वहाँ के इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, सर्वोच्च अधिकारी थे आरबी श्री कुमार, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसके तुरंत बाद अगले ही दिन उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा देश में जो न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष है, उसके लिए बड़ा झटका है और इसीलिए आज पूरे देश में प्रतिवाद है। कल से ही, बल्कि परसों शाम से ही पूरे देश में प्रतिवाद जारी है। तो हम मांग करेंगे कि तत्काल तीस्ता सेतलवाद की रिहाई हो, आरबी श्री कुमार की रिहाई हो और इस पूरे मामले में इनके ऊपर जो सारे फर्जी मुकदमे थोपे जा रहे हैं, ये पूरे मुकदमे ख़त्म हो। आज रांची में भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा, 10 तारीख को जो प्रदर्शन था नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ और उसमें रांची में गोली चली, दो मासूम नौजवान उसमें मारे गए, एक अभी भी बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में है, कई लोग और घायल हैं। तो हमें लगता है कि इस पर एक न्यायिक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं भी कोई भीड़ हो, भीड़ को नियंत्रित करने की ज़रूरत हो, इसके लिए पुलिस के पास बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। बिना गोली चलाए भीड़ को नियंत्रित करना एक तरीके से कह लीजिए, इसी में पुलिस को महारत हासिल है। और यहाँ जो हमने देखा कि लाठी से लेके आंसू गैस के गोले, पानी का बौछार, किसी तरह का कोई तरीका इस्तेमाल करने के बजाय हवाई गोली के नाम पर सीधी गोली चला दी गई और लोग मारे गए। तो ये तो एक पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अगर पुलिसिंग का मॉडल हो तब तो मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट हो गया है। किसी बात पर गोली चला देना ये पुलिस का काम नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहेंगे हेमंत सोरेन सरकार से कि इस मामले में न्याय मिले पीड़ितों को। सिर्फ मुआवजे से न्याय नहीं मिल सकता, जो गोली चली है उसकी न्यायिक जांच हो, ये न्यूनतम अभी न्याय की मांग है। अभी इस समय पूरे देश के नौजवान ज़बरदस्त एक आक्रोश में है अग्निपथ योजना को लेकर। और मैं कह दूं कि अग्निपथ कोई अलग थलग योजना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब रेलवे में भर्ती का सवाल आया था, उस समय हमने रेलवे के भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे नौजवानों का आक्रोश देखा। अक्सर झारखंड में या अन्य तमाम राज्यों में हम देखते हैं कि जो हमारे साथी टीचर की नौकरी में है या इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बहाली होगी,
वो सारे लोग परेशान हैं, उनका भी आंदोलन चलता रहता है, या तो उसमें धांधली है या बहुत कोई लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो दरअसल इस समय पूरे देश में जहाँ भी युवा सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। और जब सेना में ऐसा विश्वासघात होता है तो वो सिर्फ नौजवानों के साथ विश्वासघात नहीं रहता, वो तो सेना के साथ भी और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और पूरे देश के साथ एक बड़ा मजाक बन जाता है। जो कहा जा रहा है कि हमारे सेना की उम्र बढ़ रही थी, सेना बूढ़ी हो जा रही थी और इसीलिए सेना को नौजवान बनाने के लिए ये अग्निपथ योजना लाई गई, ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि अभी 2-2.5 साल कोरोना के बहाने भर्ती रुकी हुई थी। इससे ठीक पहले जो 2019-20 में सेना में जो नियमित भर्ती इससे पहले हुई थी, आप अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 80,000 से ज़्यादा। और सेना में जब भी कोई भर्ती होती है, बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की भर्ती नहीं होती है, हमेशा नौजवानों की ही भर्ती होती है। हमेशा 18-22 साल के नौजवान, उन्हीं की भर्ती होती है। तो सवाल नौजवान और बूढ़ों का नहीं है, सवाल है कि 2019-20 में अगर 80,000 से ज़्यादा लोगों की पक्की नौकरी हो रही थी, उनको सेना में नौकरी, और नौकरी का मतलब उसके साथ साथ पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, उसके साथ साथ उनके पूरे फ्री में इलाज पूरे घर परिवार के लिए, उनके कैंटीन की सुविधा, तो एक सुरक्षित रोज़गार सेना में 80,000 से ज़्यादा लोगों को मिल रहा था। अब जो राजनाथ सिंह ने नया फरमान जारी किया और जिस फरमान को डिफेंड करने के लिए सेना के अधिकारियों को मीडिया के सामने कर दिया जा रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो संख्या सीधे 80,000 से 85,000 से घट करके आधा 46,000, और 46,000 में भी कहा यह जा रहा है कि 4 साल के बाद सब रिटायर कर जाएंगे, 1/4 रह जाएंगे। वो जो साढ़े 11,000 रह जाएंगे, अगर कोई ये सोच रहा है कि साढ़े 11,000 को ऑटोमेटिक पक्की नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला। ये साढ़े 11,000 का आंकड़ा है जिसके लिए फिर से परीक्षा देनी होगी, फिर से परीक्षा दे करके अग्निवीरों को पक्की नौकरी के लिए फिर से परीक्षा देनी होगी। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा झूठ है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ हुआ है। इसलिए जो नौजवान आंदोलन में हैं, हम उनसे कहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आप जारी रखें। सारे नौजवानों से हम अपील करेंगे, इसको अपनी लड़ाई समझें। ये रेलवे वाले अलग से लड़ेंगे, बैंक वाले अलग से लड़ेंगे, टीचर अलग से लड़ेंगे, सेना वाले अलग से लड़ लेंगे, ये तो फूट डालो और राज करो। हम अगर अपना इसको अलग अलग लड़ाई समझेंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम नौजवानों से अपील करेंगे कि जो भी नौजवान इस समय देश में एक सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सेना में आमतौर पे गांव के नौजवान ज़्यादा आते हैं, शहरी नौजवान पढ़े लिखे कम आते हैं, लेकिन इसके लिए आप इसको गांव की लड़ाई मत समझिए, इसको नौजवानों की लड़ाई समझिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के किसान जो इस समय संघर्ष में हैं, किसानों ने इस बात को समझ लिया और 24 तारीख को पूरे देश के संघर्षशील किसान संगठनों ने ये ऐलान किया, जय जवान और जय किसान को याद करते हुए। उनको पता है कि सेना में ये जो नौजवान जिनकी भर्ती होती हैं वो किसान के ही बेटे हैं, ये किसानों की नई पीढ़ी है, वर्दीधारी किसान जो सेना में काम करते हैं। इसीलिए किसानों ने जो साथ दिया सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों का, बहुत अच्छी बात है। और हम तमाम नौजवानों से, मजदूरों से और इस देश में इंसाफ के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने वाले हर तबके से, हर आंदोलन से ये अपील करेंगे कि नौजवानों का साथ दीजिए और सरकार से कहेंगे कि ये इतनी बड़ी जो आपने एक प्रक्रिया में इतना बड़ा बदलाव कर दिया, बिना किसी सोच समझ, बिना कहीं कोई चर्चा, बिना कोई पार्लियामेंट, ये तो लोकतंत्र में नहीं हो सकता। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और बहुत दुखद उनकी मौत हुई हेलीकॉप्टर हादसे में, और जो अभी कह रहे हैं कि हम लोग 30 साल से सोच रहे थे कि कैसे बदलाव किया जाए, तो हम तो लगातार देख रहे हैं कि विपिन रावत साहब इसके पक्ष में नहीं थे। वो बल्कि कह रहे थे कि भाई ठीक है, कारगिल के मोर्चे पर जिनको लड़ना है
जंग जिनको लड़ना है वहाँ नौजवानों की आवश्यकता है, लेकिन सेना का एकमात्र काम जंग लड़ना नहीं है। तो सेना में बहुत तरह तरह के काम हैं और इसीलिए यहाँ नौजवान भी हो, अनुभवी लोग भी हो, बल्कि सेना में जो लोग काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा, जो 15-20 साल में रिटायर कर रहे हैं उनको और 5 साल काम करने दिया जाए। तो वो इस बात की एक तरीके से उनकी पेशकश थी कि सेना में रिटायरमेंट के एज को आम लोगों के लिए बढ़ा दिया जाए। नौजवानों ने एक राजभवन मार्च का ऐलान किया है। बिहार के महागठबंधन के सभी विधायकों ने राजभवन मार्च किया था। झारखंड में भी प्रदर्शन जारी है और इस पूरे आंदोलन को हम चाहेंगे कि अग्निपथ वापस लो, ये मुहिम राष्ट्रीय स्तर पर चले और जैसे किसानों ने लड़ करके कृषि कानूनों को वापस कराया है, हमें लगता है कि नौजवान को भी भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर और पूरे देश के समर्थन के ऊपर कि ये अग्निपथ जैसी योजना जो मजाक है हमारे देश के साथ, ये नहीं चल पाएगी। कल 25-26 तारीख आपातकाल की सालगिरह मना रहे थे हम। 47 साल हो गए आपातकाल के और अब तो लग रहा है कि एक तरीके से देश में एक स्थायी आपातकाल आ गया है। वो आपातकाल जो था वो तो इस हिसाब से वो तो बच्चा था। 75 वाला जो आपातकाल है वो तो कुछ नहीं था। आज जो आपातकाल आ गया है देश में, स्थायी आपातकाल, और एक तरह से 100 गुना ज़्यादा बड़ा खतरनाक, और जिसमें हम देख रहे हैं कि विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं दिया जाएगा। असम इस समय बाढ़ से परेशान है और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधायकों को पहले सूरत ले जाया जाता है, सूरत से उनको गुवाहाटी लाया जाता है, पूरा होटल बुक करके। पैसा नहीं है नौजवानों को वेतन देने के लिए, पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, सारे पैसे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। वहाँ कोई पैसों की कमी नहीं है। तो अगर इस देश में ऐसा मजाक चलेगा इसके नाम पर, तो बहुत लोकतंत्र के साथ मजाक है और इसीलिए लंबी लड़ाई है। अभी उपचुनाव जो हुए, इस उपचुनाव में झारखंड का भी एक उपचुनाव था। हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और यहाँ विपक्ष की जीत हुई है इस चुनाव में। मुझे इस बात की भी खुशी है कि त्रिपुरा में भी, जहाँ भयानक आतंक और एक तरीके से प्रशासन के दुरुपयोग के अंदर चुनाव हुआ, वहाँ भी एक सीट पर बीजेपी की हार हुई और भाजपा के लोग उसके बाद लगातार वहाँ पूरा आतंक मचाए हुए हैं। तो इस आतंक के खिलाफ लड़ना होगा। और सामने राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष से मेरा मतलब विपक्ष के ज़्यादातर दलों ने एक राय बनाई कि हम एक साझा उम्मीदवार देंगे और यशवंत सिन्हा जी को साझा उम्मीदवार के रूप में चुना गया। आज मेरे ख्याल से उनका दिल्ली में नॉमिनेशन हो रहा है। तो हमारा समर्थन है, माले के विधायक विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। अगर आप द न्यूज़ पोस्ट को अभी तक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। नमस्ते।